February 1959 रशिया, यूरल माउंटेन्स। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स टेंट के अंदर सो रहे थे। सुबह उनका टेंट खाली था, अंदर से कटा हुआ। बाहर बर्फ में उनके फुटप्रिंट्स थे, धीरे धीरे कामली जाते हुए, ना कि भागते हुए। और फिर हफ्तों बाद उनकी लाशें मिली। किसी की आंखें नहीं थी, किसी की ज़ुबान नहीं थी, किसी के सीने की हड्डियाँ टूटी हुई थी, जैसे किसी कार ने टक्कर मारी हो। -40 डिग्री में, आधे नेकेड। ये लोग बिगिनर्स नहीं थे, ये रशिया के बेस्ट ट्रैकर्स थे, एक्सपीरियंस्ड, ट्रेंड। और फिर भी किसी चीज़ ने उन्हें टेंट से बाहर निकाला, और आज तक कोई नहीं जानता वो क्या था। सोवियत गवर्नमेंट ने केस बंद कर दिया, फाइल्स 30 साल तक सील कर दी गई। लेकिन रशिया ने 2019 में दोबारा इन्वेस्टिगेशन की, पर ये इन्वेस्टिगेशन फिर से बंद कर दी गई। इस एक रात को दयातलव पास इंसिडेंट कहते हैं, और ये आज भी अनसॉल्व्ड है। पहले इन लोगों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हाइकर्स नहीं थे। ये लोग रियल थे, यंग, पैशनेट और बहुत ब्रेव। इनके लीडर का नाम था इगोर दयातलव, जिसके नाम पर इस केस का नाम पड़ा। 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जो लोग उसे जानते थे वो बोलते थे कि वो इंटेलिजेंट था, काम था और प्लानिंग में ऑब्सेसिव था। हर नोट डबल चेक करता था, हर रूट पहले से मैप करता था। ये उसका 5th ईयर था यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, और ये ट्रिप उस सर्टिफिकेशन के लिए था जो उसे ऑफिशियली ग्रेड 3 एक्सपर्ट हाइकर बनाने वाला था। उस वक्त सोवियत यूनियन में हाईएस्ट लेवल। एक इंटरेस्टिंग बात, इगोर को मानसी कल्चर से बहुत लव था, उस रीजन के इंडिजीनियस लोगों से। उसने खुद एक मानसी रशियन डिक्शनरी भी बनाई थी। जिस माउंटेन पे वो मरा था उसे मानसी लैंग्वेज में द माउंटेन ऑफ डेड कहा जाता है। शायद वो इस बात को जानता भी था, या फिर शायद उसे इस बात की परवाह नहीं थी। ये थे इस ग्रुप के मेंबर्स। इनमें से सेमियोन ज़ोलतरेव, 37 साल का सबसे बड़ा, एक वॉर वेटरन, एक लास्ट मिनट एडिशन। ओरिजिनली किसी और ग्रुप के साथ जाने वाला था। अभी भी रिसर्चर्स वंडर करते हैं कि वो एक्चुअली कौन था। जब वो मरा उसके गले में एक कैमरा भी था, और उसकी फिल्म डैमेज हो चुकी थी। यूरियुद्दीन, 10वां बंदा, जो कि बीमार पड़ गया था, नी जॉइंट में प्रॉब्लम थी, और वो 28 जनवरी को वापस चला गया। वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस गिल्ट से शायद तक बाहर नहीं निकल पाया कि वो बचा क्यों। और 2013 में 75 साल की उम्र में उसने अपना दम तोड़ दिया। 25 जनवरी को ये लोग स्वेर्दलोस से निकले, ट्रेन ली इवदेल तक, फिर एक ट्रक से विजाए, एक छोटा सा गांव जो कि नॉर्थ में सबसे लास्ट इनहेबिटेड प्लेस है। वहाँ से पैदल ट्रैक शुरू हुआ। इन लोगों के पास डायरीज थी, कैमरास थे, और एक ग्रुप जर्नल भी था जिसमें दे रोड फनी एंट्रीज, जोक्स, सॉन्ग्स। 31 जनवरी तक सब नॉर्मल था, ट्रैक चल रहा था, और 1 फरवरी को वो खोलात से अकल की स्लोप पर चढ़ रहे थे जब स्नोस्टॉर्म आया। विजिबिलिटी शायद तक बिल्कुल ज़ीरो हो गई। वो शायद गलत जगह पहुंच गए थे। अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे। एक, नीचे उतरकर फॉरेस्ट में टेंट लगाना, सेफ, शेल्टर्ड, 1.5 किलोमीटर दूर। दूसरा ऑप्शन, यहाँ स्लोप पे रुक जाओ, एल्टीट्यूड मत खो। दयातलव ने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, और ये दयातलव का लास्ट डिसीजन था। उनकी डायरी की लास्ट एंट्री जनवरी 31 की शाम की थी, जिसमें सब ठीक था। टेंट लगा था, खाना पकने वाला था, सोने की तैयारी थी। ग्रुप जर्नल पढ़ने से ये लग रहा था कि सब कुछ उस वक्त तक नॉर्मल था, और उस रात को क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। दयातलव ने जाने से पहले कहा था कि वो वापस आते ही टेलीग्राम करेगा, और 12 फरवरी तक टेलीग्राम आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। 20 फरवरी को सर्च पार्टी उठी, स्टूडेंट्स, मिलिट्री और लोकल्स की। 26 फरवरी को एक पायलट मिखाइल शेरेविन ने ऊपर से उड़ते हुए नीचे देखा तो उसे एक चीज़ दिखी। स्लोप पर एक टेंट, हाफ बरीड। वो नीचे ग्राउंड पे उतरा। उसने देखा कि टेंट का एंट्री पॉइंट बंद था, और टेंट अंदर से कटा हुआ था। टेंट के निशान देख के लग रहा था कि उसे किसी चाकू से काटा गया था। सारा सामान अंदर पड़ा था, कपड़े, खाना, बूट्स, सब कुछ। और बाहर फुटप्रिंट्स थे 9 अलग अलग लोगों के, धीरे धीरे चलते हुए, भागते हुए नहीं, बस चलते हुए। और ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि वो भाग नहीं रहे थे। फुटप्रिंट्स फॉलो किए गए। 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ा स्ट्रेट आर्टरी था, वहाँ 2 बॉडीज़ मिली, डोरोशेंको और क्रिवोनिशेंको, सिर्फ अंडरवेयर में। -40 डिग्री टेम्परेचर। पास में आग के रेमेनेंट्स थे। उन्होंने एक फायर जलाई थी। एक के हाथ की उंगलियां पार्शली बर्न थी। ये चीज़ नोटिस करना कि इन दोनों ने अपने कपड़े उतारे हुए थे।
रिसर्चर्स का ये कहना है कि शायद तक ये कपड़े इन्होंने खुद उतारे थे। इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। सीवियर हाइपोथर्मिया में एक पॉइंट आता है जब आपका ब्रेन मिसफायर करता है और बॉडी को लगने लगता है कि बॉडी बहुत गर्म हो रही है। विक्टिम्स अपने कपड़े उतारने लगते हैं ठीक उसी वक्त जब उन्हें सबसे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद स्लोप पे चढ़ के 3 और बॉडीज़ मिली, देवतलब खुद, जुनैदा कोलमोग्रवा और रुस्तम स्लोबोदिन। ये तीनों लोग टेंट की तरफ वापस जा रहे थे। शायद तक उन्हें समझ आ गया था कि विदाउट सप्लाईज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देवतलब एक बर्च ब्रांच को पकड़ के मरा था। कोलमोग्रवा सबसे दूर क्रॉल करते हुए वहीं गिर गई थी, जो कि सबसे दूर तक गई थी टेंट की तरफ, और फिर वहीं गिर गई। कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया, सबके सब। स्लोबोदिन के स्कल में एक क्रैक था लेकिन फेटल नहीं था। वो अंधेरे में -40 डिग्री में बिना शूज़ के चल रहा था। 5 बॉडीज़ मिली। केस क्लोज हो सकता था, हाइपोथर्मिया नेचुरल, पर 4 लोग अभी भी मिसिंग थे। मई में बर्फ़ पिघलने लगी और एक मानसी हंटर कुरिको अपने डॉग के साथ उस एरिया में था। उसने एक कटी हुई सीडार ब्रांच को देखा। पास जाकर देखा कि उस पेड़ से 50 मीटर दूर एक रेवाइन थी जिसमें 4 मीटर डीप स्नो के नीचे 4 और बॉडीज़ मिली। ये उन्हीं हाइकर्स की बॉडी थी। इन हाइकर्स ने पिछले हाइकर्स के मुकाबले थोड़े कपड़े ठीक पहने हुए थे, पर इतने नहीं कि इन्हें ठंड से बच पाए। इन्वेस्टिगेटर्स ने रियलाइज़ किया इन्होंने अपने डेड दोस्तों के कपड़े उतारे थे। एक गोर सर्वाइवल अटेम्प्ट। ये अभी भी जिंदा थे जब इनके दोस्त मर चुके थे, फिर भी ये लोग नहीं बच पाए। और अब इंजरीज की बात करते हैं। यहाँ से एक केस ट्रूली डिस्टर्बिंग हो जाता है। निकोलाई थियोबक्स ब्रिग्नॉल, 23 साल का, जिसका स्कल फ्रैक्चर इतना सीवियर था कि उसके बोन्स के टुकड़े ब्रेन के टिश्यू में घुस चुके थे। मेडिकल एग्जामिनर ने कहा ये इंजरी सिर्फ एक मैसिव ब्लंट फोर्स या इम्पैक्ट से पॉसिबल है और उसके शरीर पे कोई भी बाहरी निशान नहीं था। सिमियोन और ल्यूडमिला दोनों के चेस्ट क्रश हो चुके थे। इंटरनली मल्टीपल रिब्स टूट चुके थे, पर एक्सटर्नली कोई ब्रूज नहीं था, कोई निशान नहीं था। फोरेंसिक एग्जामिनर ने कहा कि इंजरीज कंपैरेबल है एक कार एक्सीडेंट से। उस लेवल की इंजरीज थी, पर बाहर कोई भी निशान नहीं था। और सबसे डिस्टर्बिंग थी ल्यूडमिला की बॉडी, 20 साल की, सबसे यंग। जब उसकी बॉडी मिली तो रिसर्चर्स खुद शॉक हो गए थे। उसकी आंखें नहीं थी, उसकी ज़ुबान भी नहीं थी और उसके होठ का एक हिस्सा भी नहीं था, और कुछ जगह से उसके फेशियल टिश्यू भी गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन है जो रिसर्चर्स आज भी डिबेट करते हैं। उसके स्टमक में ब्लड था, जिसका मतलब जब उसकी टंग रिमूव हुई तब भी उसका दिल धड़क रहा था। ये अपने आप में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है। अलेक्जेंडर, उसकी नेक डिफॉर्म थी, आईब्रोज मिसिंग थी। इन सभी चीज़ों का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर ल्यूडमिला की ज़ुबान कैसे गायब थी, आंखें कैसे गायब थी, अलेक्जेंडर की आईब्रोज कैसे मिसिंग थी। कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी भी थी, स्पेसिफिकली क्रिवोनिशेंको के। इसका एक्सप्लेनेशन शायद तक ये हो सकता है कि न्यूक्लियर प्लांट पर काम करता था, शायद इसी वजह से उसके कपड़े रेडियो एक्टिव थे। सोवियत गवर्नमेंट ने केस 3 महीने में बंद कर दिया। प्रोसिक्यूटर लेव इवानोव का ऑफिशियल कंक्लूजन, अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स, जिसे हाइकर्स बीट नहीं कर पाए। क्या फोर्स, अननोन, और फाइल सील कर दी गई 30 साल के लिए। अब हम आते हैं थ्योरीज पर। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है स्लैब एवलांच की। 2019 में रशिया ने केस रूप बंद किया और यही कंक्लूजन निकला। और 2021 में स्विट्जरलैंड के 2 साइंटिस्ट जॉन गोम और अलेक्जेंडर पजरिन ने कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए और इसी थ्योरीज को सपोर्ट किया। थ्योरी ये है कि जब ग्रुप ने स्लोप में कट किया टेंट लगाने के लिए, उस कट से स्नो का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। जब बर्फ़ का वज़न बढ़ा और जब ये सब लोग सो रहे थे, एक हैवी स्लैब ऑफ स्नो ऊपर से शिफ्ट हो गया और डायरेक्टली टेंट पर गिर गया। इंजरीज भी इस थ्योरी से मैच करती है। इंटरनल फोर्स, बाहर कोई निशान नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि स्लोप की स्टीपनेस नॉर्मल एवलांच के लिए काफ़ी नहीं थी। रेस्क्यू टीम को डेब्री भी नहीं मिला, कोई साइन नहीं था एवलांच का। नेतलेव ने वहाँ टेंट इसलिए लगाया था क्योंकि उसे लगा था वो जगह सेफ है, और फुटप्रिंट्स 9 लोग धीरे धीरे नॉर्मली चल के वहाँ से गए। एवलांच के बाद लोग चल के नहीं जाते, भागते हैं। अगली थ्योरी है इंफ्रासाउंड। यह आवाज़ है जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकती, 20 हर्ट्ज से नीचे, पर बॉडी फील करती है। कुछ स्पेसिफिक माउंटेन शेप्स और वेंट पैटर्न्स ऐसी लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जिसका रिजल्ट होता है एक्सट्रीम एंजाइटी, पैरानोया, डिसोरिएंटेशन और एक ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ड्रेड बिना किसी कारण के खौलस योखल या फिर माउंटेन ऑफ डेड की ज्योग्राफी उस रात की कैटाबेटिक इवेंट्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकती थी। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं हाँ, ये एक्सप्लेन करता है फुटप्रिंट्स को, क्योंकि वो भाग के नहीं गए थे। एंजाइटी और कंट्रोल पैनिक में उन लोगों ने टेंट लीव करने का सोचा। लेकिन इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है। इंफ्रासाउंड फिजिकल इंजरीज एक्सप्लेन नहीं करता,
स्कल फ्रैक्चर, ज़बान का गायब होना, आंखों का न मिलना, ये सब इंफ्रासाउंड से हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी पे। 1957 में इस इंसिडेंट के सिर्फ 2 साल पहले इस एरिया के पास एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, शेतम डिज़ास्टर, सोवियत हिस्ट्री का एक डार्केस्ट चैप्टर। क्रिवेनिशेंको, जिसके कपड़े रेडियो एक्टिव थे, वो उसी कंटेमिनेटेड जोन में काम करता था। और फिर ऑरेंज स्फेयर्स। उस रात एक दूसरा हाइकिंग ग्रुप था 50 किलोमीटर साउथ की ओर। उन्होंने नॉर्थ में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स देखी थी आसमान में। मिलिट्री स्टेशंस ने भी सेम चीज़ रिपोर्ट की। प्रोसिक्यूटर इवानोव, जिसने ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन लीड की, उसने 1990 में एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा, मैंने अपनी टीम के साथ फ्लाइंग स्फेयर्स देखे थे और मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले ये पब्लिकली डिसमिस करने के लिए। उस इंटरव्यू में इवानोव का कहना था कि वो श्योर हैं कि इन स्फेयर्स का डायरेक्ट कनेक्शन था उस ग्रुप की डेथ से। क्या ग्रुप गलती से एक सीक्रेट सोवियत मिसाइल टेस्ट जोन में आ गया था? क्या वहाँ कुछ टेस्ट हो रहे थे? रेडिएशन, ऑरेंज लाइट्स, कवर अप, सील्ड फाइल्स, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, पर कॉन्क्रीट प्रूफ आज तक नहीं मिला। एक और थ्योरी, स्पेसिफिकली इन लास्ट स्टार हाइकर्स की बॉडी के लिए, वो रेवाइन में थे। इन्वेस्टिगेटर्स को साइन मिले कि उन्होंने एक स्नो डैन बनाया था, एक टेम्पररी शेल्टर, स्नो को खोद के। ये एक सर्वाइवल टेक्निक है जिससे आप बर्फीली हवा से बच सकते हो। थ्योरी ये है कि वो डैन कोलैप्स हो गया, उनके ऊपर गिर गया और स्नो के वेट से वो मारे गए। और ये एक्सप्लेन करता है इंटरनल इंजरीज़ को, चेस्ट और स्कल डैमेज को, बिना बाहरी चोट के, क्योंकि स्नो सॉफ्ट होती है एक्सटर्नली पर वेट बहुत भारी होता है। और प्रॉब्लम ये थी कि डैन सिर्फ 4 लोगों के साथ ही एक्सप्लेन किया जा सकता था। बाकियों की टंग और डेथ को एक्सप्लेन करना इस डैन की थ्योरी के साथ पॉसिबल नहीं था। इस बात को 65 साल हो गए हैं। रशिया ने 2 बार इन्वेस्टिगेट किया। स्विस साइंटिस्ट ने सिमुलेशन चलाए, रिसर्चर्स ने डायरीज पढ़ी, फोटोज एनालाइज की, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को घंटों तक एनालाइज करा, पर फिर भी कोई एक आंसर नहीं। इस माउंटेन का नाम आज भी दयातलो पास है, इगोर दयातलो के नाम पे। एक 23 साल का लड़का जिसने सोचा कि वो अपने ट्रैक पर जा रहा है। उनकी फ्यूनरल पे आए हुए एक लड़के, यूरी कोनसेविक, जो कि उस वक्त 12 साल का था, उसने बड़े होकर एक फाउंडेशन बनाई, दयातलो फाउंडेशन, आज भी केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि ये लोग फॉरगेट नहीं किया जाने चाहिए। क्या हुआ था उस रात? एक नेचुरल डिज़ास्टर, एक गवर्नमेंट कवर अप, या कुछ और जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते? शायद हम कभी नहीं जानेंगे, और शायद यही इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात है कि आंसर एग्जिस्ट तो करता है पर कोई जानता नहीं, और अगर कोई जानता भी है तो वो आंसर हम तक कभी नहीं पहुंचेगा।